नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ एक वीडियो लेकर के, जिसका संदर्भ है 26 पार्टियों का जो गठबंधन विपक्षी का हुआ है और उसका जो इंडिया नाम दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों लाया गया है और इसके पीछे पार्टी की सोच क्या है और क्या काम कर रही है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर करेगी। यही दो मुख्य बिंदु है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि बंगलौर में 26 पार्टियों की जो गठबंधन की बैठक हुई थी, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी बनी थी ताकि सारे लोग उनके नाम पे एकजुट हो जाए लोग। और एक उन्होंने जब ये बैठक हो गई और सारे देश के जितने भी विपक्ष के, अगर हम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की पार्टियां हैं वो वहाँ पे पहुँची हुई थी, उनका गठबंधन बना था। और मीटिंग जब चल रही थी तो वो उस पूरे महागठबंधन का नाम जो है वो इंडिया ये फ्रेम होकर के आया। तो इंडिया के नाम पे थोड़ा सा जो ये चर्चा में आया हुआ है कि नीतीश कुमार असहज हो गए, क्योंकि जनरली होता क्या है, कोई भी जब इस तरह की बैठक होती है तो क्या क्या प्रस्ताव आएंगे ये सामान्यतः ये माना जाता है कि सारे लोगों को मालूम रहता है। लेकिन ये बात जो है सिर्फ कांग्रेस को, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ममता की दिमाग की उपज थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये राहुल गांधी ने इस नाम को कॉइन किया था जो है। अब क्या स्थिति है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार को इस नाम का पता नहीं था, उनके दिमाग में कुछ और नाम चल रहे थे और वो कुछ नाम सुझाए भी जो भारत के नाम पे जो हो सकते हैं। उन्होंने कुछ कहा कि भारतीय मोर्चा कर दिया जाए या कुछ इससे रिलेटेड कुछ कर दिया जाए, क्योंकि उनको इंडिया से थोड़ा सा उनको परहेज लग रहा था। नहीं, ये किसी देश के नाम पर पार्टी होना ठीक भी नहीं है। खैर, अब जो हुआ, और चूँकि ये पूरी की पूरी कवायद भारतीय कांग्रेस पार्टी की थी, इसलिए वहाँ पे कांग्रेस जैसे जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से कन्वेनिंग की है। वहाँ पे पूर्ण रूप से देखा जाए तो इस पूरे महागठबंधन का जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, इनके जगह पे कांग्रेस लीड करती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो पटना में भी देखिए, वो बैठक जरूर बुलाए, लेकिन वहाँ भी वो कांग्रेस ही पार्टी छाई रही। और यहाँ तो क्योंकि कर्नाटक सरकार ने ही सब आयोजन किया था, तो सारी की सारी जो चीज़ें वो उनके हाथ में थी और वो अपने अनुसार जो जैसे चाहे वैसे किए थे। अब ये नाम उठा कि इंडिया का कुछ लोग फुल फॉर्म, इसको एब्रिविएशन इस तरह से बता रहे थे कि इंडियन नेशनल, पहले नाम था डेमोक्रेटिक, जो है डेमोक्रेटिक नाम पे कुछ चर्चा हुई तो डेमोक्रेटिक नाम को हटा दिया गया और इसको जो है डेवलपमेंटल कर दिया गया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब ठीक है, अब जो नाम उनका हो गया मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब एक शब्द जो इंक्लूसिव है, इसको हिंदी में हम समावेशी कहते हैं। अब इस समावेशी का कितना समावेश हुआ है इस गठबंधन में, जरा इस पर विचार कर लिया जाए। देखिए, देश में कुल 17% के आसपास अनुसूचित जाति है और 7-8% के हिसाब से अनुसूचित जनजाति है, यानी कि कुल मिला जुला करके ये 25% होता है। एक चौथाई होता है। एक चौथाई के दलितों के, अगर भारतीय राजनीति में अभी वर्तमान में देखा जाए तो मायावती से बड़ा लीडर कोई नहीं है, वो किसी भी पार्टी में नहीं। एक इकलौती हैं दलित नेता जो एक रिप्रेजेंट करती हैं और उनका वोट जो है हर एक स्टेट में है, भले ही कहीं 5% हो, 10%, 2% हो, लेकिन उनके वोट हर जगह हैं। और उन्होंने चुनाव में लड़ करके अपने विधायक बनाए हैं, वो चाहे वो कर्नाटक में हो, आंध्र में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो और यूपी में तो जो है वही है, उनका बेस ही रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि एक दलित, इतनी बड़ी दलित नेत्री को उस गठबंधन में निमंत्रण न देना, न बुलाना, एक तरह से यह एक छुआछूत वाली जो बीमारी होती है, जैसे पहले हम मानते थे कि दलित अछूत हैं, अस्पृश्य हैं,
वही काम जो है इस महागठबंधन ने किया है। मेरे ख्याल से इससे इनको बचना चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अगर चुनाव लड़ना है तो मायावती को बुलाना चाहिए था। ये न बुला करके पार्टी ने एक गलती हमें लग रहा है कुछ न कुछ की है जो। अब दूसरी बात आ जाए कि भाई आपने केरल के IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऐसी पार्टी को आपने उसमें निमंत्रण भेजा और गठबंधन में बुलाया, बंगलौर में बुलाया, तो आखिर में AIM जो है, जो ओवैसी की जो पार्टी है, वो भी चुनाव आयोग ने उसको रजिस्टर्ड पार्टी मानी हुई है, वो भी संविधान में विश्वास करता है, तो आखिर में AIM को क्यों नहीं बुलाया? तो मेरे कहने का मतलब है कि यह इंक्लूसिव नाम भले दिए हैं, लेकिन मैसेज ये इंक्लूसिव का नहीं रहा है। तो ये तो थोड़ा सा ये विरोधाभास है। अब इस पे हम चलते हैं कि मान लीजिए कि अब इंडिया आपने नाम रख लिया, और सपोज कर लीजिए भाई चुनावी है, हार जीत लगी ही रहती है, और कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार भी तीसरी बार भी सरकार बना ले, तो लोग क्या कहेंगे? इंडिया हार गई, यही लोग कहेंगे ना। तो ये इंडिया का किसी राष्ट्र के नाम पे पार्टी रखना मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी को जो है ये अच्छा नहीं लगता है। उसका पूरा एब्रिविएशन कर दे, अरे कुछ आप इंडिया समथिंग करके जोड़ कर अगर रखते, जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना उसे, तो इंडियन के नाम पे कुछ और जोड़ लेते आप जो है, या गठबंधन कुछ और बना लेते। लेकिन इंडिया का नाम लेकर के ये चुनाव लड़ना जो है, किसी राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ना और फिर हार जाने पर उसकी किरकिरी होगी जो है, इससे इनको बचना चाहिए था। खैर स्वतंत्र है नाम रखने के लिए, नाम उन्होंने रख दिया जो है। अब ये देखिए कि इसका असर बाकी जगहों पर कैसा हुआ है, ये बात की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। 2019 के जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, और उसमें जयंत की पार्टी RLD, कांग्रेस, मायावती जी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों चुनाव मिलकर लड़े थे। इससे बड़ा गठबंधन तो आज भी नहीं है। जो वोट बैंक है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, यादव हैं, उधर जाट हैं, ये एक बहुत बड़ा वर्ग था। और उस समय ओम प्रकाश राजभर भी वो भारतीय जनता पार्टी के वो अगेंस्ट में ही थे। तो ऐसी स्थिति में भी जब भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें लाने में नहीं रोक पाई, तो इस बार के चुनाव में जहाँ की मायावती अकेले लड़ेंगी, मैं अभी चुनाव आने में अभी 8-10 महीने में और क्या होगा, और गठबंधन में फिर आ जाएंगी या नहीं आए, कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर मायावती अलग होकर लड़ती हैं चुनाव, तो फिर अखिलेश यादव और RLD के नेता जयंत और कांग्रेस, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है वोटों की जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। अच्छा, तो 2019 के चुनाव से भी लड़ा, 14 से भी लगा, और आगे अगर मायावती निकल जाती हैं इसमें से, तो देखिए 12% वोट तो जो है उनका, अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभा में 13% करीब वोट उनका दिखाया था। तो 13% वोट जो है एक तरफ से निकल जाए अगर। और पिछले बार जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 49.5% वोट पाई थी। अगर उसका अपना दल का भी वोट जोड़ दिया जाए तो करीब 51% होता है। तो इस लिहाज से, और उत्तर प्रदेश में चूँकि निषाद पार्टी भी साथ में है, दारा सिंह चौहान भी आ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं, तो एक जो OBC का जो कमज़ोर तबका था, उसमें सारे के सारे लोग वो भारतीय जनता पार्टी के वो बैनर तले नीचे आ गए हैं। इसलिए 2024 की लड़ाई जो है वो 2019 से हमें तो आसान लग रहा है। अब अखिलेश यादव, कांग्रेस, RLD, इनका तीनों का आगे ये रिलेशन बन के चलेगा कि नहीं चलेगा, आने वाले समय में ये बात मालूम हो जाएगी। लेकिन ये इंडिया का जो ये इंक्लूसिव वाला जो इनका नारा था, मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि ये इंक्लूसिव नहीं हुआ है। और यही नहीं, उस बैठक में महागठबंधन वाले में, वो बंगलौर में जो हुआ था, उसमें कोई मुस्लिम चेहरा भी बहुत कद्दावर नेता हो नहीं पहुंचा था। अब बताइए, अखिलेश जी गए, अखिलेश के साथ अपने चचा को भी लेते गए, राम गोपाल जी को ले गए,
भाई आप राम गोपाल जी को न ले जा करके आजम खान को ले गए होते जो है, या किसी और नेता को ले गए होते, तो एक लगता कि हाँ चलिए भाई इधर से भी एक मुस्लिम लीडर्स है जो है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, या तो हो सकता है कि ये रणनीति हो कि मुस्लिम चेहरे को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव में अभी अपना वो दमखम दिखाती है अपने वोट को पोलराइज करने के लिए, ये भी नतीजा हो सकता है। लेकिन कुल मिला जुला करके एक मुस्लिम मतदाताओं में ये एक निराशा की बात हो गई है। और देखिए, चुनाव जीतने में हर कोई उतना काबिल तो नहीं होता है, लेकिन हराने के लिए एक छोटा भी आदमी बहुत काम कर जाता है। तो ओवैसी और मायावती के पास इतनी ताकत है कि चुनाव जीते ना, लेकिन वो हराने का मुद्दा रखते हैं। और ये जो है वो अगर हराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करेंगे, वो नुकसान किसका करेंगे? नया गठबंधन बनाया है जो 2600 पार्टियों का, इंडिया का। तो आज इंडिया का ये जो गठबंधन हुआ है उसका मैंने ये बताया कि उसकी क्या प्रासंगिकता है और इसका क्या असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के लिए नमस्कार।